के साथ मैं हूं दिनेश गौतम। और जिस तरीके से बंगाल में अप्रत्याशित तरीके से बहुत सारी सियासी चीजें बीते दिनों हुई हैं, जिनमें से एक रिजल्ट भी बहुत सारे लोगों के लिए अप्रत्याशित था। टीएमसी के लोग तो यही कह रहे थे कि हम जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत और उसके बाद चुनाव तक तो यह निश्चित रूप से क्रेडिट में जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसा चाक चौबंद था कि कहीं कुछ हुआ नहीं, लगा कि पत्ता भी नहीं हिल रहा है। जो नकारात्मक हिलता रहा चुनावी वो पत्ता, जिसको आप कह सकते हैं कि रक्त रंजित इतिहास का वो पत्ता रहा है। लेकिन यहां अब आप देखिए, ये बीते 24, 48 घंटे, 72 घंटे बल्कि कह लीजिए, क्यों ये बता रहे हैं कि अचानक ऐसा लगा जैसे चीजें बिखर रही हैं। यहां जो गोलियां चलाई गई शुवेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर, वो जानलेवा साबित हुई। लेकिन क्या शुवेंदु अधिकारी के पीए को ही टारगेट किया गया था या टारगेट कुछ और था? ये शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि आप कभी भी देखिए कि जो राजनीतिक हत्याएं होती हैं वो जाहिर है कभी किसी के पीए को टारगेट करके नहीं होता। अगर किसी के दिल में कोई सियासी रंजिश चल रही है तो सीधे सीधे वो अपने एनिमी को, जिसको पॉलिटिकल एनिमी मानता है, उस पर हमला करता है। तो क्या असल में यहां निशाना शुवेंदु अधिकारी ही थे और गोलियों की जद में आ गए उनके पीए चंद्रनाथ रथ? और यह दिखाता क्या है? क्या ये बंगाल में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को चलाया गया 15 सालों में, या उसके पहले भी कह लीजिए, चुनावी इतिहास का खासतौर से जिस तरीके से हिंसा एक अभिन्न हिस्सा रही है, क्या उसी का एक रूप यहां सामने आया? शुक्र यह करना चाहिए कि कम से कम चुनाव का अधिकांश हिस्सा बगैर किसी इस तरह की घटना के निपट गया। या ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह कि क्या आज भी लाशों पर सियासत करने वाले लोग हैं, और जब उनको यह लगता है कि कहीं वो उनके अधिकार उनके हाथों में जो अभी तक थे वो उनसे दूर जाने लगते हैं, तो इस छटपटाहट में ऐसा होता है? या इसको ऐसा भी देख लेना एक जल्दबाजी है? जो लोग इसको ऐसा कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्या वो भी जल्दबाजी कर रहे हैं और एक तरीके से जांच को प्रभावित करने वाले माने जाएंगे उनके बयान? ये तमाम सवाल हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि असल में TV9 से क्या बोले शुवेंदु अधिकारी। उन्होंने कहा कि मैं निशाने पर था। शुवेंदु अधिकारी खुद ये मान रहे हैं कि वो निशाने पर थे, पहले से धमकियां दी जा रही थी। शुवेंदु ने कहा पुलिस जल्द मामले का पर्दाफाश करेगी। शुवेंदु ने कहा हत्या करने वाले खूनी हैं, आतंकी हैं। शुवेंदु का यह भी कहना है वो आतंकी और खूनी हैं, निशाने पर मैं था, पहले भी धमकियां दी जा रही थी। शुवेंदु अधिकारी इस बात को रेखांकित कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी खुद ये कह रहे हैं कि असल में निशाने पर वो थे। मतलब क्या उनको ये लग रहा था कि उन पर गोलियां चल सकती हैं? और अगर ये अंदेशा था तो क्या कभी इस बारे में उन्होंने औपचारिक तौर पर किसी को जानकारी दी थी, उन लोगों को जानकारियां दी थी जिनके हाथों में लॉ एंड ऑर्डर है? और क्या इसके विषय में पहले से कोई तैयारी की गई थी? या जब आज ये घटना हो गई तो उनको लग रहा है कि वो जिन धमकियों को असल में मान रहे थे कि सियासी धमकियां हैं और यहाँ का तो चरित्र ही ऐसा है सियासत का, वो तब हल्के में ले रहे थे और अब उनको ये पता चल रहा है कि असल में निशाने पर वो थे। पहले क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। आपके सहयोगी को निशाना बनाना, आप पर निशाना, आप भी निशाने पर हो सकते थे? नहीं, वो तो निशाने में मैं था। हाँ। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ। हाँ। लेकिन ये अपॉलिटिकल हमारी माने असिस्टेंट को ऊपर आक्रमण करना, जो एयरफोर्स का एक आर्मी है, देश के लिए आपने 10-15 साल दिया है, उसके ऊपर निशाना कराना तो ठीक नहीं है। सुना आपने शुवेंदु अधिकारी को। TV9 भारतवर्ष से विपिन चौबे हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं और उनसे बातचीत में क्या कहा शुवेंदु अधिकारी ने। और शुवेंदु के पीए की हत्या पर टीएमसी का बयान सामने आया। चंद्रनाथ की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं टीएमसी ने कहा, दोषियों की पहचान करके सजा दी जाए। टीएमसी ने यह भी कहा हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है, यह टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है। क्या इसकी ये जब स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो इसको पूरे उसी तरीके से, क्रेडिबल तरीके से जनता और सुनने वाले सब्सक्राइब कर रहे हैं, या लग रहा है कि यह पॉलिटिकल बयानबाजी है? इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन आगे देखिए, शुवेंदु के पीए हत्याकांड पर बोले अखिलेश, इस हत्या के लिए गृहमंत्री जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने कहा गृहमंत्री से इस हत्याकांड पर सवाल पूछिए कि कैसे एक पीए अचानक मार दिया जाता है। अखिलेश ने कहा इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए,
आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। जाहिर है ये जो कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष में बहुत सारे लोगों का नजरिया ये है कि उस समय जब इलेक्शन कमीशन के हाथों में लॉ एंड ऑर्डर है, या उस समय जब इलेक्शन कमीशन ये बता देता है औपचारिक तौर पर कि अब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था वो समाप्त हो रहा है, और जाहिर है वो वक्त जो होता है बीच का जब अगली सरकार आती है और अभी पुरानी सरकार गई नहीं होती, तो उस समय या तो केयरटेकर सीएम होता है और या फिर राज्यपाल के हाथों में चीजें होती हैं। यहां पर यह कहा जाना कि गृहमंत्री से यह सवाल पूछिए, इसके मायने भी बहुत गहरे हैं। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले विपिन चौबे के पास एक बार जाना चाहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल पहुंचे हुए हैं और वहां से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विपिन, इस मामले में जब से आप पहुंचे हैं क्या क्या होते आपने देखा, और टेक्निकली क्या यह बात सही मानी जाएगी कि उस समय जब यह हुआ इलेक्शन कमीशन के हाथों में लॉ एंड ऑर्डर था? देखिए, हाँ, दो बातें हैं दिनेश इसमें। पहली बात जो आपका पहला सवाल है, जब मैं आज सुबह यहाँ पर पहुँचा हूँ लगभग सुबह 8 बजे, उसके बाद से लेकर गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। चंद्रनाथ जो रथ हैं उनका शव पहुँचा पोस्टमार्टम के लिए, हंगामा बहुत ज़्यादा हो रहा था। शुभेंदु अधिकारी लगातार मौजूद रहे, एसआईटी को जांच सौंपी गई, आईजी स्तर का अधिकारी एसआईटी की इस जांच को लीड कर रहा है। साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि घटना के 18 घंटे बाद अब भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ये अपडेट रहा है और पुलिस उन डॉट्स को कनेक्ट कर रही है, और जब तक वो हत्यारे नहीं पकड़े जाते उनका मास्टरमाइंड के बारे में पता नहीं चलेगा। ये भी पता नहीं चलेगा कि उनका मोटिव इंटेंशन क्या था। क्या सिर्फ वो सरप्राइज करना चाहते थे, क्या शुभेंदु अधिकारी को एक मैसेज करना चाहते थे, पॉलिटिकल मैसेज? पुरानी राइवलरी थी, किस तरह की दुश्मनी थी, इसको लेकर बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन अभी सब कुछ अंधेरे में है। क्यों? क्योंकि ना तो पिस्टल बरामद हुई, ना बाइक बरामद हुई, ना हत्यारे बरामद हुए। दूसरी बात, जब यह हत्या हुई, क्योंकि आज दोपहर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हटाने की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दिया है। ऐसे में जब यह हत्या कल रात में हुई है, उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो पूरी कमान चुनाव गृह मंत्रालय के हाथ में नहीं होती है, चुनाव आयोग के हाथ में होती है। तो गृह मंत्रालय उनको फैसिलिटेट कराता है। पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर थी, लेकिन आज की बात करें, अभी की बात करें, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इस वक्त जो शासन और प्रशासन की कमान है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों में है, क्योंकि टेक्निकली उन्होंने अभी रिजाइन नहीं किया है, दूसरी सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, और इस बाबत अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। आज से उनकी जिम्मेदारी शुरू होती है। ऐसे में वो क्या एक्शन लेती है अब? लेकिन क्या नहीं, ये भी अगर टेक्निकली माना जाए तो आज वो तारीख है जब विधानसभा, पुरानी विधानसभा एक तरीके से भंग हो रही है। अगर विधानसभा अभी स्थिति में होती, पुरानी विधानसभा, तो ये माना जाता है कि सीएम अपनी जगह पर हैं और वो केयर टेकर सीएम हैं। इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन अब विधानसभा भी अगर भंग है तो फिर ऐसे में उनको केयर टेकर सीएम भी कैसे माना जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है जी, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि आप चुनाव हारते हैं तो आप अपना इस्तीफा सौंपते हैं, इस्तीफा राज्यपाल स्वीकार करते हैं और आपको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाते हैं। और जब तक नई सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री काम करता है, क्योंकि ये एक पोस्ट होती है, एक व्यवस्था है कि उस पोस्ट को खाली नहीं रख सकते। जब वो पोस्ट खाली होती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो इसीलिए ये बहुत तकनीकी पेच है और बहुत, लेकिन ये विपिन वैसा ही है जैसे कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति होने पर थानों के बीच में ये होता है कि नहीं ये तो आपकी सीमा में हुआ है, दूसरा कहता है नहीं यहां से तो आपकी सीमा लगती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की घटना हुई क्यों, इस तरह की घटना हुई क्यों, और ये क्या बताता है? क्या जनादेश कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं वो, इसलिए उन्होंने ये सब किया है? या असल में कुछ लोग दूसरे हैं जो जानते हैं कि इस समय इस तरह की कोई घटना अगर अंजाम दी जाएगी तो सीधे सीधे लोग इसको कनेक्ट करेंगे कि नुकसान किसका हुआ है? तो कौन है जो इस समय आहत है, कौन है जिसका मोटिव हो सकता है किसी को चोट पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का, या यहां तक कि हत्या करने का? सीधे सीधे ब्लेम टीएमसी की तरफ जा सकता है। इस बात का फायदा उठाकर कुछ लोग इसको अंजाम दे रहे हो सकते हैं क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। विपिन, आपका धन्यवाद करता हूं यहां पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे साथ आज की शाम जो मेहमान आज यहां हैं उनका परिचय पहले आपसे करा देता हूं। शिवम त्यागी, गौतम लाहिरी, दोनों हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, गौतम लाहिरी वरिष्ठ पत्रकार। भास्कर सिन्हा रॉय हमको ज्वाइन कर रहे हैं, बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि टीएमसी की तरफ झुकाव रखते हैं और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं। और डॉक्टर अरविंद जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के डीजीपी रह चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले ये
क्या एक ऐसी घटना है जो ये बता रही है कि जो वेस्ट बंगाल का चुनाव का चरित्र रहा है वो इस बार काफी हद तक रोका तो गया, लेकिन उसके बावजूद ये घटना हो गई क्योंकि एक ट्रेडिशन रहा है, वो रुकते रुकते रोकते रोकते भी यहां पर ये घटना के तौर पर सामने सरफेस कर गया। इसको ऐसे देखा जाना चाहिए या इसको देखने का कोई और नजरिया होना चाहिए? गौतम दा, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बात सही है कि चुनाव, और जब आप ये बता रहे हैं तो मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, चंद्रनाथ रथ को श्रद्धांजलि देने वाले लोग वहां पहुंचे हुए हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां शरीर है और उनके अंतिम संस्कार से पहले लोग वहां पहुंच रहे हैं और उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। जी, अपनी बात कहिए। सबसे पहले बात तो ये है कि चुनाव तक जैसे एक बहुत ही उत्साह का माहौल में चुनाव हुआ था, हम लोग सब सोच रहे हैं कि बंगाल का जो ट्रेडिशन रहा है चुनाव का उससे हट गया है, लेकिन चुनाव के बाद भले ही शंका का हिसाब मत कीजिए, लेकिन जो हुआ है ये तो सबसे बड़ी घटना है कि जो एक बड़े पद में जाने वाले हैं, इस तरह का एक नेता का उसका पर्सनल असिस्टेंट को हत्या करना, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो मरा। तो इसलिए तो एक काल जो मैं इसके लिए किसी का जिम्मेवार तो नहीं करूँगा, इसलिए कारण कल शुभेंदु अधिकारी कल रात में मैंने सुना 1:30 बजे तक कि उन्होंने बोल रहा है कि डीजीपी ने कहा है कि हमारा सीसीटीवी फुटेज मिला है, कुछ डॉट हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें देखा गया है गाड़ी भी था, जो गाड़ी का नंबर प्लेट बाहर का है सिलीगुड़ी का, बट सही नंबर नहीं है। लेकिन आज भी पता चल रहा है सिर्फ 2 सवारी नहीं थे एक बाइक में, पीछे और भी एक बाइक था। तो ये जो पहले से जो रेकी करके इसको पहले ही पता था कि ये जो चंद्रकांत इस जगह पे रहते थे, भले ही वो मेदिनीपुर का हो, लेकिन यहाँ पे जो रहते थे इसको इन लोगों को किसी लोगों को जिन्होंने मरा है वो जानते थे, इसलिए ये अद्भुत एक घटना है निश्चित तौर पे। लेकिन अभी आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले जिसका जान चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, आरोप प्रत्यारोप में जो भी हो। तो ये दुख की घटना है और साथ साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। जिम्मेवारी तो निश्चित थी, तो जो अभी सीपी चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, आपका जो होम सेक्रेटरी है, सारे चुनाव आयोग ने अपॉइंट किया था, वही लोग अभी भी है। इसका पुराना जो साथ वो तो उसको तो तबादला कर दिया था। इवन अब जो उस रेंज का एसपी है उसका भी चेंज हो गया था, थाने का जो ओसी है वो भी नहीं रहा। और मध्यम ग्राम जहाँ पे हुआ है एक संजक से, इस बार तृणमूल कांग्रेस वहाँ से जीता भी है। इलेक्शंस जब होने थे तो तमाम अधिकारियों का ऊपर से लेकर नीचे तक तबादला हुआ था और वो इलेक्शन कमीशन के हाथों में पूरी बागडोर एक तरीके से चली गई थी। और वैसे में ये सब हो जाना, ये ब्लेम गेम जो चल रहा है, इसके बीच में बड़ा सवाल ये है कि क्या अब भी राजनीति जो है भारत में, और ये आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान, उन्होंने ये कही बात जीत के बाद कही कि अब ये बदले का नहीं बदलाव का समय है। उन्होंने ये बात भी कही थी कि ये जो अंतहीन एक चक्र हिंसा का वेस्ट बंगाल के मामले में चलता चला आ रहा है, अब इसको समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद इस तरह की घटना का पेश आना क्या दिखाता है? शिवम, आपने क्या देखा इसमें? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि ब्लेम गेम का तो कोई विषय है ही नहीं, बिल्कुल ब्लेम गेम वाली बात नहीं है, लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं वो हिंसा जो पोस्टपोल होती थी वो उस पर किसी हद तक पूरा कंट्रोल आया, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही गलत है। स्थितियां खराब हैं, हम सब जानते हैं। मुझे लगता है इसमें ब्लेम गेम वाली स्थिति इसलिए नहीं है कि जब तक दूसरी जो पार्टी है वो शपथ नहीं ले लेती है, केयर टेकिंग सीएम जो जाने वाली आउटगोइंग सीएम होती हैं वही रहती हैं, परंतु बावजूद उसके ये जो गन कल्चर, ये किस तरीके से मार पीट, मार धाड़, गुंडागर्दी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है टीएमसी का, इससे कहीं ना कहीं उनको बाहर निकलना पड़ेगा। मैं फिर से एक चीज कह रहा हूं, क्यों वहां की आउटगोइंग सीएम ममता बनर्जी किसी भी तरह के क्राइसिस को लाना चाहती हैं? इस तरह के ट्रांसफरिफिकेशंस बहुत सम्मानित तरीके से शांति से इस देश में पहले भी हुए हैं। ना तो ममता दीदी इस देश की पहली ऐसी सीएम है जो हार कर वापस जा रही हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी है कि किसी को हरा कर सत्ता में आ रही है। नहीं, बिल्कुल इस देश में बहुत बार लेकिन पहले हुआ है, तो सम्मानित। और सुन 10 सेकंड और दे दीजिए। और अगर उनको लगता है, मैं तो कहता हूं, अगर उनको लगता है या टीएमसी को लगता है कि उनके साथ बेईमानी हुई है, तो 45 दिन का समय है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, कानून के तहत जाइए कोर्ट, जाइए चीजों को रिजॉल्व कराइए, सब कुछ क्लेम कर लीजिए, लेकिन राज्य को ऐसे भड़काने की आवश्यकता नहीं है भाई। शिवम, क्या इसमें ज्यादा जिम्मेदार बयान ये होता कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि उनका मोटिव क्या था? पहले ये अनाउंस कर देना, एक तरीके से शक की सुई टीएमसी की तरफ घुमा देना और ये कह देना मैं निशाने पर था, क्या ये जांच को प्रभावित करने वाले स्टेटमेंट नहीं है?
शुभेंदु अधिकारी जब ये कह रहे हैं कि मैं निशाना था, किस बिना पर वो कह रहे हैं? अरे गजब बात होगी। मेरा सहयोगी मरेगा तो निशाना कौन है? नेता के साथ वाला सहयोगी है, अगर उस पर हमला होगा तो निशाना कौन है? ममता दीदी के साथ भगवान ना करे कोई सहयोगी है, उस पर निशाना लगेगा, उस पर कोई दिक्कत होगी तो निशाना कौन है? और आउटगोइंग सीएम कौन है? जाने वाली पार्टी कौन है? हिंसा का कल्चर किसका है? हम क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते? हम हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ते? हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नहीं चुनाव लड़ते? हम महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ते? टीएमसी बंगाल तो इकलौती ऐसी जगह नहीं है ये सवाल मैंने आपसे ये सवाल चुनाव लड़ते हैं। मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, उसके पीछे वजह है, शुभेंदु अधिकारी ने ही ये बात कही कि बाकायदा रेकी की गई, पूरे तौर पर देखा गया, आने जाने का रास्ता देख लिया गया था, पूरी तैयारी थी, ये सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। और यहां जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है वो पॉइंट ब्लैंक अंजाम दिया है। उनके पास जो पिस्टल थी उसको वो एकदम गाड़ी के शीशे में सटा देते हैं, उनको नजर आ रहा होता है कौन बैठा है इसके अंदर, और वो उसके बाद गोली चलाते हैं। ये बहुत दूर से की गई इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग नहीं है, जिसमें जो मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला मामला है कि इसके अंदर शायद शुभेंदु अधिकारी बैठे होंगे और बाद में पता चला कि नहीं इसमें तो पीए बैठे हुए थे। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि टारगेट जो है वो चंद्रनाथ रथ ही थे। ऐसे में मैं ये कह रहा हूं, शुभेंदु एक बहुत आज के डेट में प्रोमिनेंट फिगर है, उनका कहा हुआ हर एक स्टेटमेंट मायने रखता है। क्या यह बेहतर होता कि वो कहते जांच हो जाने दीजिए, देखिए कि मैं निशाना था कि नहीं? मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मुझे जेम्स बॉन्ड बनने की आवश्यकता नहीं है और किसी और को भी नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकलिटीज में नहीं जा सकता, ना जानता, ना कोई और जानता। कोई पैनल पर अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट हो तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर वो कह रहे हैं, वो वहां पर रहते हैं, उनके पीए पर निशाना लगाया गया है, उसको मारा गया है, तो चिंता का विषय है। जाहिर है जो वहां उस समय राज्य का नेता जिसने 2 बार सीएम को हराया, तो आप ये कह रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं, ठीक है, अब इसको आगे लेकर जाता हूं, मैं इसको भास्कर सिन्हा रॉय के पास जाता हूं लेकर। भास्कर सिन्हा रॉय सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी निशाने पर थे, तो फिर अगर जेम्स बॉन्ड न बनते हुए इसको सीधे सीधे जोड़ा जाए, डॉट्स कनेक्ट किए जाएं, तो सीधा मतलब यह निकलता है कि कौन है वो जिसको इस समय परेशानी है भारतीय जनता पार्टी के जीतने से? वो सीधे सीधे टीएमसी दिखाई देती है। मतलब जिन लोगों ने गोली चलाई है वो शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाना चाहते थे, अगर बगैर जेम्स बॉन्ड हुए इसको देखा जाए तो ये ऐसे दिखाई देता है। हाँ, पहला तो शिवम त्यागी जी को इस जांच पड़ताल में शामिल किया जाना चाहिए। उनको तो मालूम है टीएमसी किया है और कौन कर सकता है, ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हो सकता है। बड़ी खबर बता दूं, हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर बमबाजी हुई है। ये खबर देख लीजिए जरा, हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर बम उछाले गए हैं। हावड़ा से यह खबर आ रही है, वहां बमबाजी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के काडर को निशाना बनाकर ये बमबाजी की गई है। यहां पर देखिए जरा, ये विजुअल भी आ गए हैं आपके सामने। इसलिए भास्कर सिन्हा रॉय जी, ये माना जा रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि तकलीफ किसको है और वो कौन लोग हैं जो हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। धमाके की आवाज में आप तो बोलने नहीं देंगे, ये सब चैनल में बोलने। ये खबर तो बतानी थी ना सर आपको, ये अभी खबर आ रही है, खबर तो पहले दर्शकों तक पहुंचानी है। अपनी बात पूरी कीजिए, बीजेपी को कहने दीजिए और बकने दीजिए, हम लोगों को बुलाइए और बैठा के रखिए। सर आपके पास आया हूं, आपकी बात कह रहा हूं, आप अपने शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए सर। बकने जैसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, अपनी बात कहिए। आपके सामने ये सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। जब बीजेपी को पूछेंगे आप फिर चुप हो जाएंगे, उनको कहने दीजिएगा। तो अगर पूछते हैं तो ये कौन कर रहा है, ये बमबाजी कौन कर रहा है सर? भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ये बमबाजी कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कौन बमबारी कर रहा है, इसकी भी तो जांच होना चाहिए। आप सब आरोप दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि टीएमसी के लोगों को जो मार रहा है, पूरा बंगाल को जला रहा है, चारों तरफ तोड़ रहा है, आप बोल रहे हैं कि वो टीएमसी कर रहा है। टीएमसी के लोगों को रास्ते में पीट रहे हैं, लोग मकान जला रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, कौन कर रहा है? आपके पास कोई जवाब है इसका? नहीं है, चुप रहिएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसमें शिवम त्यागी जी को जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है इतना बड़ा हत्या हुई है, रेकिंग हुआ था, शुभेंदु अधिकारी को मारने के लिए आए थे, उनको मिला नहीं, इसको मार के चले गए। सब कुछ जानते हुए सीआईडी आपका है, 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स मिठाई बांट रहे हैं क्या, या मिठाई खा रहे थे? 2.5 लाख, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा सीआरपीएफ अभी पैरामिलिट्री फोर्स बंगाल में मौजूद है। उन लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। शाम को आके लोग गोली करके चले गए और एयरपोर्ट के बगल में ये जगह है, एयरपोर्ट से 2-3 किलोमीटर, और रास्ते में करके चले गए। तो सीआरपी के लोग पूरा एकदम हमको सुरक्षा देने के लिए, सुन रहा हूं कि अमित शाह जी और 2 महीने तक रखेंगे इन लोगों को। क्या कर रहे थे इन लोग? कहां पर थे इन लोग?
और इतना तो जानते हैं कि जब टीएमसी ने किया टेक्निकली आप बात जो कह रहे हैं सर, नहीं एक भास्कर सिन्हा रॉय साहब सुनिए, आप टेक्निकली जो कह रहे हैं वो जायज कह रहे हैं, लेकिन अभी जिस समय लॉ एंड ऑर्डर ये समझ लिया जाए कि असल में केंद्रीय एजेंसियां उसको देख रही थी या इलेक्शन कमीशन उसको देख रहा था, उसके अलावा जब आपके हाथों में क्या था तब की बात भी हम कर लेंगे थोड़ी देर में, वो भी आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। लेकिन मैं जरा यहाँ ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जिन लोगों के ऊपर बीत रही है उनका अंदाजा लगाइए आप। खबरों के तौर पर ये सुन लेना कि कहीं बम उछाले गए और वहां मौजूद होना जहां ये बम उछाले गए, जरा इन दोनों चीजों में जो फर्क है, दूसरे वाली स्थिति में कल्पना कीजिए कि वहां थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि हम आप वहां खड़े हुए हैं, अंदाजा लगाइए कि हम वहां क्या महसूस कर रहे होंगे। यहां देखिए जरा क्या हुआ है, जिस तरीके से यहां बम उछाले गए हैं, ये जिस तरह रोड पर पत्थर और सामान बिखरा हुआ पड़ा है, यहां जो अफरा तफरी मची हुई है, यहां पर लोगों की बदहवासी का, उनके पैनिक का आप अंदाजा लगाइए यहां क्या चल रहा होगा। तब जबकि हम ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, पर्व, उत्साह जहां होना चाहिए, उत्सव जहां होना चाहिए, ये पर्व वाले निशान हैं क्या? कौन है जो लोकतंत्र के पर्व को पर्व नहीं बने रहना देना चाहता? वो चाहता है कि इसमें भय हो, वो चाहते हैं कि इसमें दहशत हो। कौन है वो लोग और क्या उनको नैब किया जा सकेगा? क्या यहां से उनके साथ कुछ ऐसा कानून व्यवस्था के हिसाब से कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि आने वाले दिनों में बंगाल को भी इस बात के लिए ना जाना जाए कि वहां तो चुनाव से जुड़ी हुई ये बातें हैं? क्या वहां पर ये माना जाएगा आने वाले दिनों में कि नहीं, कभी हुआ करता था, अब वहां ऐसा नहीं है? जरा मैं अरविंद सर के पास भी जाना चाहता हूं। अरविंद सर, इस मामले में आप, क्योंकि जाहिर है आप एक ऑफिसर के तौर पर जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर इतने दिनों तक इतने बड़े सूबे का देखा है, क्या हुआ हो सकता है यहां आपके अंदाजे से? और जाहिर है वो अंदाजा ही होगा, तमाम जो आपके सामने स्थितियां परिस्थितियां हैं उनके आधार पर आप अपना तजुर्बा बताएंगे। यहां क्या हुआ हो सकता है? ये पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से हुआ है या कुछ और है? देखिए, मैं इसकी पृष्ठभूमि अवश्य मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा। जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो पुलिस फोर्स को गियर अप किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को गियर अप किया जाता है कि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है और डेली रिपोर्टिंग होगी इलेक्शन कमीशन को, कहां पर कौन सी घटना हुई, क्या क्या रिकवरी हुई, वेपन्स की रिकवरी हुई, ड्रग्स की रिकवरी हुई, हिस्ट्री शीटर्स पकड़े गए, वांटेड क्रिमिनल्स पकड़े गए, 107 116 में कितने लोगों को पाबंद किया गया, कहां पर कौन सी गंभीर प्रॉब्लम आई। ये मेरे ख्याल से जो पुलिस फोर्स है वेस्ट बंगाल का, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि वो एक कमिटेड पुलिस बल होके रह गया। पहले वहां पे कम्युनिस्ट शासन था, वो उनके हुक्मों को बजा रहे थे, बाद में 15 साल टीएमसी का रहा। ये फोर्स को एक प्रोफेशनल एक मोड में आना होगा, और प्रोफेशनल मोड में जब तक नहीं आएगा फोर्स, जब तक लोकल थाने एक एक बीट का कांस्टेबल अपने अपने क्षेत्र की पे पकड़ नहीं रखेगा कि कहां पर क्या चीज सुलग रही है, कहां पर कौन सी घटना हो सकती है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो कि ईमानदार हैं, मेहनती हैं, जब तक उनको एसओजी में, सर्विलांस टीम्स में, उनको स्वैट की टीम्स में नहीं लाया जाएगा, और जो भ्रष्ट हैं, जो पॉलिटिकली बहुत एमिनेबल हैं, उनको जो जब तक नहीं हटाया जाएगा, जो साइडलाइंड हो गया है फोर्स, जब तक उसको नहीं लाया जाएगा, ये बेसिक इशू है मेरा मानना है वेस्ट बंगाल के साथ में। फोर्स कहीं का खराब नहीं होता। आपको इतना बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है 2350 कंपनियों का, फिर भी इस प्रकार की घटना हो रही है, तो ये मैं वहां के प्रशासन की, वहां की पुलिस की नाकामी मानता हूं। इसमें कोई इलेक्शन कमीशन की नाकामी नहीं है। इलेक्शन कमीशन नहीं कहेगा इस बात को, या चीफ मिनिस्टर, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर नहीं कहेंगे कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो जाए। आप अगर कहें भी तो कहते रहें, आपको तो देखना है, सख्ती से, मजबूती से उसका पालन करना है। तो एक पूरा पुलिस फोर्स को एक प्रोफेशनल मोड में लाना होगा और सही सिलेक्शंस करके और सख्ती से कार्रवाइयां शुरू करनी होंगी। और अगर ये नहीं करेंगे तो अगले कुछ दिन लगातार ये जो ट्रांजिशन का फेज होता है, इस पे विशेष रूप से बहुत अलर्ट रहा जाता है। बिल्कुल एक एक घंटे, एक मिनट की मॉनिटरिंग होती है डीजीपी। तो किसकी कोताही है सर? ये कोताही, अगर इफ बक हैज टू स्टॉप समवेयर, वेयर शुड दैट बक बी स्टॉपिंग? नहीं, देखिए, जो लोग लापरवाही करते पाए जाएं, जिनके क्षेत्र में घटना हो, उनको तत्काल दंडित किया जाना चाहिए।
उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे पुलिस फोर्स में मैसेज चला जाए कि अगर हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, हमारे यहाँ अगर बमबाजी हुई, हमारे यहाँ अगर हत्याएं हुई, तो बख्शे नहीं जाएंगे। जब इस मोड में पुलिस फोर्स आ जाएगा तो स्वतः हिस्ट्री शीटर्स की, सर एक बात आपसे और जानना चाहता हूं, मैं एक बात आपसे और जानना चाहता हूं, और ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है, मैं पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ मानसिकता का सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मान लीजिए एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर जिसने 15 इयर्स तक किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रूल किया है, रिजल्ट्स उसके फेवर में ना आए और उनकी तरफ से स्टेटमेंट आए कि मैं इस्तीफा नहीं देने जा रही या देने जा रहा, तो क्या उनके समर्थकों में इस तरीके की भावना आ सकती है कि नहीं, जो हो रहा है वो नाजायज हो रहा है और हम इसको रजिस्टर करेंगे? क्यों नहीं, वो तो ये तो फीलिंग चली ही गई है। जब टॉप पे नंबर 1 जो है, जो अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 है, जब वो तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये तो नीचे तक चला ही गया है मैसेज। तो क्या ये माना जाना चाहिए कि ऐसे लोग इस तरीके की घटनाओं के लिए इंस्टिगेटर के तौर पर या अबेट करने वाले लोगों के तौर पर देखे जाएंगे? बिल्कुल देखे जाने चाहिए, पर ये देखिए जो घटना हुई है, ये बमबाजी की घटना अलग है, जो एक इनके पीए की हत्या हुई है, इसमें पर्सनल मोटिव देखना होगा कि कोई पर्सनल मोटिव तो नहीं था, क्योंकि इनको देखकर गोलियां मारी गई हैं। जो शूटर्स हैं वो कोई बच्चे नहीं हैं। लेकिन फिर अफसर एक एंगल और है जो आपसे इसी के साथ पूछ लेना चाहता हूं कि अगर प्रभावित लोग केवल एक पर्टिकुलर पार्टी के होते तो यह समझ में आ सकता था कि केवल इस तरह के इंस्टिगेशन की तरफ की वजह से ऐसा हुआ है। अगर प्रभावित लोग उस पार्टी के खुद भी हैं जिनके साथ यह हुआ है, तो क्या यह माना जाए कि यह असल में एक विशेष साइकिल चल रहा है? बिल्कुल है विशेष साइकिल। ये तो देखिए वेस्ट बंगाल में तो चुनाव के दौरान ही हिंसा एक्सपेक्टेड चलिए, थी। अब आपने जो कह दिया है सर, ये नॉन पार्टीसन, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति की राय नहीं है, ये अनबायस्ड तरीके से एक ऑफिसर जो असल में और खुलकर अपनी बातें इसलिए कह सकता है क्योंकि अभी इस समय वैसे स्टेक्स नहीं जुड़े हुए हैं जो उनको किसी बात को कहने से रोकें, वो ये बातें कह रहे हैं। तो अब इन पर मैं जवाब लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक चीजें मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। यहां देखिए जरा, टाइमलाइन देखिए, रात की टाइमलाइन, ये कैसे हुआ पूरा मामला। इससे यह भी समझने को मिलेगा कि इस घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और इसको लेकर कोई धारणा बनाई जानी चाहिए या अभी नहीं बनाई जानी चाहिए। खूनी रात की टाइमलाइन, रात 10:30 बजे चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो गुजरती है। ये 10:10 पर चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो दोहरिया की गली में घुसती है। यह मध्यम ग्राम में दोहरिया नाम का इलाका जहां से होकर ये गुजर रहे थे। 10:11 पर बाइक सवारों ने, जो हमलावर थे, उन्होंने कार को जाकर ओवरटेक किया क्योंकि एक कार ने पहले से ही इनका रास्ता रोक लिया था। रात 10:12 पर 12 से 15 राउंड गोलीबारी की गई और उसके बाद हमलावर फरार हो गए, जिन्होंने अपने चेहरे को हेलमेट से ढक रखा था, इसलिए उनके सीधे पहचान भी नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों की फिर यहां भीड़ जुटनी शुरू हो गई 10:14 तक, और फिर उसके बाद रात 10:16 पर खून से लथपथ चंद्रनाथ को उन्हीं की गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया, जो बहुत दूर नहीं था, 200 मीटर की दूरी पर था, लेकिन भीड़ के जमावड़े की वजह से थोड़ी देर भी हुई और गोलियां इतना गंभीर घाव कर चुकी थी और इतने क्रूशल जगहों पर मारी गई थी, जिसमें से हृदय भी एक था, कि फिर जाहिर है उम्मीद बहुत कम थी। मध्यम ग्राम थाने की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची 10:29 पर। उसके बाद क्या हुआ, 10:40 पर अस्पताल में चंद्रनाथ रथ को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया। सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए, वहां उनका जमावड़ा हो गया। 11 बजे ये सब होना शुरू हो गया था और उनकी बड़ी भीड़ वहां आपको तस्वीरों में भी दिखाई दी है। और फिर जाहिर है उस समय तक शुभेंदु अधिकारी भी कुछ देर बाद वहां पर पहुंच गए थे। अब जरा ये भी देखिए, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यहां ये एक पैटर्न है, अगर पैटर्न है तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसके पीछे वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का उभार वहां पर कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, इस वजह से ऐसा है, या इसके पीछे दूसरे एंगल्स है जिनको कंसिडर किया जाना चाहिए? शुभेंदु के साथ ऐसा क्यों होता है? शुभेंदु के साथ उनके पीए के, उनके किसी असिस्टेंट के संदर्भ में ऐसा हुआ हो, यह पहली बार नहीं है। देखिए, प्रदीप झा पीए रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के। अगस्त 2013 कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर इनकी संदिग्ध मौत हो गई थी। शुभेंदु के साथ ऐसा कई बार हुआ है, उनके पीए के साथ, उनके साथ काम करने वाले स्टाफ के साथ पहले भी हुआ है। शुभव्रत चक्रवर्ती शुभेंदु के बॉडीगार्ड थे ये। अक्टूबर 2018 में कांथी पुलिस बैरक में गोली लगने से घायल हालत में ये भी मिले थे। और कब हुआ ये एक और नाम, पुलक लाहिड़ी, शुभेंदु के ये भी पीए थे।
और इनके साथ क्या हुआ था? साल 2021 में इनकी भी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। 6 मई 2026। अब इधर चले आइए, कल की वो घटना, चंद्रनाथ रथ शुभेंदु के पीए 6 मई 2026 को मध्यम ग्राम में गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी गई। ये क्या बताता है? कोई शुभेंदु के पीछे पड़ा हुआ है जो बार बार शुभेंदु को टारगेट करता है, किस्मत से वो बच जाते हैं, स्टाफ गोलियों की जद में आ जाता है, या इसके कुछ और भी मायने हैं? इसको और कैसे देखा जाना चाहिए, ये भी मैं समझना चाहता हूं। गौतम दा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये किस तरह का संयोग है? सबसे पहले मैं ये बताऊं कि चंद्रकांत रथ को से मरा नहीं, उसको ड्राइवर को मार दिया। ड्राइवर शायद अभी ड्राइवर जिंदा होगा, घायल है और उनका इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है। तो ड्राइवर को जो मारने का कोशिश क्यों किया, कि वो भी एक एंगल है जो देखेंगे पुलिस, वो बात उसमें नहीं। लेकिन पुलिस कल रात को जो कहा था कि जो गाड़ी जो आई वो गाड़ी का नंबर प्लेट फॉल्स है, लेकिन सीसीटीवी में जो 2 बाइक दिखाई दे रहा है उसका तो नंबर प्लेट है। उसी नंबर प्लेट का किसका गाड़ी होगा वो तो पता चल। फॉल्स नंबर प्लेट। अच्छा, दोनों सभी फॉल्स था। अच्छा, सभी फॉल्स था, मुझे पता नहीं है। दूसरी बात, आपने देखिए, इनको जो मारने का जो साजिश किया गया, ये रेकी बस गौतम दा की बात पूरी हो जाए, आप लोगों के पास आ रहा हूं सर, मुझे 30 सेकंड और दीजिए जी। वो जो बाकी जो आप हत्या का बात की है उसका कोई अभी तक कोई किनारा नहीं हुआ है। शुभेंदु जब तक तृणमूल में थे तब तक भी उसको कोई किनारा नहीं हुआ था। ये एक निश्चित दौर पे बहुत आप बड़ा इतिहास जानते होंगे। रहस्य क्या है। तृणमूल कांग्रेस में रहते रहते शुभेंदु के स्टाफ को या शुभेंदु को टारगेट में लेना शुरू कर दिया गया था, या जब वो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख हुआ तब अचानक कुछ लोगों की एनिमोसिटी का वो टारगेट बनने लगे? ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। ये देखकर क्या लगा आपको? 2013 में जब हुआ, हो सकता है कि 2013 में तब अभिषेक बनर्जी आ गया था, कि अभिषेक को ममता आगे बढ़ा रहे थे। शुभेंदु वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। ठीक है, टीएमसी के ममता के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे शुभेंदु। तो ये देखिए, ये सब चीज तो पुलिस का जांच का विषय है, मैं कोई संदेह किसी के ऊपर नहीं कर सकता हूँ। राइट। लेकिन निश्चित रूप में बार बार उसके पीए के ऊपर अटैक, और कोई लीडर बीजेपी का जितना लीडर है, देश बड़ा लीडर भी जो है, तो किसी के ऊपर अटैक तो ऐसे नहीं। अब मैं शिवम के पास जाना चाहता हूं। शिवम, सवाल ये है कि अगर मान लीजिए ये चुनाव की वजह से हिंसा वाली मानसिकता के साथ काम करने वाली किसी पार्टी के काडर का या उनके नेताओं का काम है या उनके गुर्गों का काम है, तो जाहिर है वो पार्टी जो हिंसा में भरोसा नहीं रखती उसकी तरफ आरोप नहीं लगना चाहिए कि देखिए हमारे भी लोग मारे गए हैं और इसमें उनका हाथ है। मुझे समझ नहीं आया क्या, किस कौन से? मेरा कहना यह है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर भी अटैक हुए हैं और वो लोग भी मारे गए हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस तरह का हिंसा का जो चरित्र रहा है वो हमेशा से टीएमसी का रहा है। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं का मानना सिर्फ यही था कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस हो, शांति से चुनाव हो, पोस्टपोल हिंसा ना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, शुभेंदु अधिकारी जी ने भी ये कहा बार बार कि नहीं, हमें कोई बदले वाली स्थिति पैदा करनी ही नहीं है, कार्यकर्ता मरते हैं। लेकिन बावजूद उसके अगर इस तरह की स्थितियां हैं, एक तो इंसिडेंट अभी आपके साथ डिबेट करते करते ही आपने रिपोर्ट किया कि बम मारा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माध्यम ग्राम में ये हुआ ही जो गोली चलाई गई। इसके अलावा बसीरहाट में गोली चली जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ता घायल हुए। भवानीपुर, टालीगंज, बीरभूम, इसके अलावा न्यू टाउन ये स्थिति हो रही है। एक चीज मैं मानता हूं कि अगर आप मुझे एक चीज बताइए, किस तरफ से ये अभी एक स्टेटमेंट जरूर आया है जो रिटर्न तृणमूल का, उसके बाद ये जब पीए पर हमला हुआ, लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बनर्जी या फिर उनका कोई बड़ा नेता या फिर डेरेक ओब्रायन हर जगह दिखाई देते हैं, या फिर महुआ मोइत्रा हर जगह दिखाई देती हैं, या फिर सयानी घोष हर जगह दिखाई देती हैं, पॉपुलर लीडर हैं, कोई एक उनकी तरफ से आपको इस तरह की अपील दिखी हो कि किसी भी स्थिति में कार्यकर्ताओं को हंगामा नहीं करना है, किसी भी स्थिति में हिंसा वाली? ये जवाब लेता हूं। नहीं करती कोई जवाब भास्कर जी, मेरे प्रधानमंत्री भी कोई बड़े नेता की तरफ से क्यों नहीं हुई? एक सेकंड, उन्हें मालूम नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि जेसीबी लेके, बुलडोजर लेके बीजेपी के समर्थक न्यू मार्केट इलाका जानते हैं आप, कलकत्ता में न्यू मार्केट में जाके घर तोड़ रहा है, आग लगा रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं और सेंट्रल फोर्स को दिखाई नहीं देता है। अब देखिए पूरा इसमें पुलिस फिर
नहीं तो आप दिखा दीजिए ना, मैं तो कहता हूँ पुलिस है वहां पर। सुनिए, पुलिस तो वही है, कानून व्यवस्था तो ऐसी ही है। नहीं, पुलिस अंडर लोगों से कि गुहार लगाइए अपने नेताओं से, शांति पैदा करिए। सुनिए, कहीं अपने नेताओं से कि जो हंगामा हो रहा है उसको आपका बीजेपी का कार्यकर्ता, आपका कह रहे हैं नहीं होना चाहिए और ना होने देंगे। दोनों को सुनिए ना, अरे कहना नहीं चाहिए, बोलने दीजिए। आप उधर हैं, हमसे ज्यादा। आप मुझे एक चीज बताइए, बस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमें कहने दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं होने देंगे। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर टीएमसी वाले कर रहे हैं, लेकिन आपके तो नेता अपील करने को भी तैयार नहीं है। आप चाहते हैं राज्य में सवाल आपका, जवाब भी आपका, यही तकलीफ है, कहने नहीं देते हैं। मेरा कोई सवाल नहीं था भैया, मैंने सवाल नहीं पूछा, सवाल एंकर ने पूछा था, मैं तो जवाब दे रहा हूं। अब उनको सवाल पूछा तो उनको जवाब देने दीजिए। जी जवाब दीजिए। देखिए ये कलकत्ता में जो हो रहा है, एक माने बुलडोजर लेके बीजेपी के लोग दुकानें तोड़ रहा है, एक नहीं हजारों दुकानें तोड़ रहे हैं हर जगह में बुलडोजर लेके, क्योंकि उनको योगी आदित्यनाथ जी बोल के गए हम बुलडोजर चलाएंगे, खुद चलाने शुरू किया, कोई रोका उनको। दूसरी बात यह है कि जितना हत्या हुई है, आप जानते हैं कि नंगा करके मार रहा है, और उसका भी अब वीडियो है, टीएमसी का काउंसिलर को नंगा करके मार रहा है, बड़ी नेता को मार रहा है, कोई बीजेपी का कोई सब पूरा क्लिपिंग्स है। अब बोल रहा है कि वो बीजेपी के सब लोग जानते हैं, बीजेपी कर रहा है, बोला नहीं वो हमारा लोग नहीं है, वो टीएमसी के हैं। माने क्या बोले आपको, कोई व्यवस्था लिया आपने? देखिए बात यह है कि ये सब चलते रहेगा तो रिटेलिएट भी होगा, लेकिन हम लोग नहीं चाहते। लेकिन अब उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की तरफ मैं एक बार फिर से लौटता हूं। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की तरफ एक बार फिर लौटते हुए अरविंद जी, मैं आपका नजरिया, सर मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूं। जनरल रिटेलिएशन दिखाई दे रही है। टोटल हिंसा में से 80-90% आप ही के हैं, 10% लोग हमारे झंडे भी लेकर आप ही के लोग। मैं जरा अरविंद जी के पास जाना चाहता हूं। अरविंद सर, ये जो पर्टिकुलर मामला है, जनरली पॉलिटिकल फिगर्स को निशाना बनाते तो हमने देखा है, लेकिन स्टाफ पर गुस्सा उतरने लगे, स्टाफ को निशाना, उनको जान से मारा जाए, और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिगर के साथ, उनके जो स्टाफ में हो, पीए हो, बॉडीगार्ड हो, उसके साथ हो, ये क्या दिखा रहा है सर? देखिए बताते ये हैं, मुझे तो पता नहीं है, जो मैंने चैनल्स पे देखा है, अखबारों में पढ़ा है कि ये जो चंद्रनाथ हैं, भवानीपुर का इलेक्शन यही मैनेज कर रहे थे, और इसके लिए इनको क्रेडिट जा रहा था कि इन्होंने भवानीपुर का इलेक्शन, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी स्वाभाविक है नंदीग्राम भी देख रहे होंगे, बाकी स्टेट भी देख रहे होंगे, तो कुछ चंद लोग होते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर कि सीएम कंटेस्ट कर रही हैं, कैंडिडेट हैं, तो ये भी रीजन हो सकता है। जैसा मैंने एक बात कही कि इसमें पर्सनल एनमिटी का एंगल भी देखना होगा कि कहीं कोई और विषय तो नहीं है, और मेरे ख्याल से 72 घंटे का समय अभी दिया जाना चाहिए। टीएमसी की तरफ से यह बात भी कही गई है कि सीबीआई जांच की जाए, और इसमें न सिर्फ इस घटना की जांच की जाए, बल्कि अभी जब आफ्टर माथ में जो घटनाएं इस तरह की हुई हैं जहां पर लोग जान से गए हैं, उनके सब की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है हाथ कंगन को आरसी, क्या सामने नजर आ रहा है, जो लोग करने वाले हैं वो भी सामने दिखाई दे रहे हैं, और 1-2 घटनाएं नहीं, बहुत सारी घटनाएं जो साबित कर रही हैं कि किन लोगों को तकलीफ हो रही है और कौन लोग रजिस्ट करना चाहते हैं साम दाम दंड भेद से। धन्यवाद करता हूं आप सबका, लेकिन फिर ये याद रखना पड़ेगा कि लोकतंत्र के पर्व को पर्व ही बने रहने देना है, ताकि जब हम ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र के मामले में, डेमोक्रेसी के मामले में दुनिया के सामने एक नज़ीर हों, उस नज़ीर वाली बात में कहीं ब्लॉट ना आने पाए। आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं, हमारे मेहमानों का भी और आप तमाम दर्शकों का भी।